अस्सलाम वालेकुम आदाब। क्या हाल है फेसबुक फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूं। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि पिछले दिनों में भी मैं लाइव आई हुई थी और मैंने आप सब हजरात तक ये बात पहुंचाई थी कि जो आज मरकजी सरकार की जो गाइडलाइंस है, जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं, जैसे कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मांगी हुई हैं हमारी पब्लिक से। जिन जिन बंधु के पास घर नहीं है उनसे इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी मांगी है कि शायद मुझे लगता है जितनी भी गरीब आवाम है वो इस सर्दी के मौसम में फॉर्मेलिटी जमा करते करते तो शायद टाइम हो जाएगा और उसका फिर भी मकान उसे नहीं मिलेगा। इस बारे में आपसे पहले भी बातचीत कर चुकी हूं। अब मैं फिर से आपके सामने रूबरू इसलिए हुई हूं क्योंकि बड़े अफसोस की बात है, जब हमारी पब्लिक को धक्के खाने पड़ते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से उठ के आई हूं, मैं गरीबी का दर्द जानती हूं। जब हमारे गरीब बंदे किसी भी दर पदर की ठोकरें खाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, चाहे फिर वो बीडीओ ऑफिस हो, बैंक हो, या फिर फोटोस्टेट की शॉपें हो, या फिर किसी भी ऑफिस की बात कर लीजिए। तो बड़े अफसोस से हमें यह कहना पड़ता है कि आज जितने भी ये मकान केस की दौड़ में, खास करके जो मेरी गरीब आवाम चिनाब वैली की दौड़ रही है, बड़ा अफसोस होता है। मैं आप तमाम हजरात को ये कहना चाहती हूं, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जब 2018 में जो ये सेंसिस हुई थी तब मैं अपनी पंचायत द्रुहट की सरपंच थी। तब ये सेंसिस हुई थी। उसके बाद जब ये 2019 में कंप्लीट हुआ था और जब ये मकान केस की निकले थे कि अब कौन सी फॉर्मेलिटी लेंगे, लेकिन तब मैं कहरा ब्लॉक की बीडीसी चेयरपर्सन बन चुकी थी। उसके बाद मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि जब मैं बीडीसी चेयरपर्सन थी, बहुत सारे और भी हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन थे, मगर मैंने अपनी ब्लॉक कहरा की आवाम से सिर्फ एक आधार कार्ड लिया था। उसके बाद जियोटेक फोटो जो मकान का था उससे कोई भी और फॉर्मेलिटीज नहीं मांगी थी। अब कहना तो ये पड़ रहा है और सवाल ये खड़ा होता है कि तब भी मरकजी सरकार की गाइडलाइन थी और तब भी प्रधानमंत्री जी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी वही पैसा देते थे। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि तब भी गाइडलाइन यही थी, लेकिन तब जियोटेक फोटो और आधार कार्ड लिया जाता था। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि हमारी पब्लिक को इस झमेले में क्यों डाला जा रहा है। आखिर पब्लिक की ऐसी कौन सी गलती है जिस गलती के लिए हमारी मरकजी सरकार हमारी पब्लिक को इतनी दरपदर की ठोकरें खिला रहा है। क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी ही पैसे देते थे और मरकजी सरकार की ही गाइडलाइन थी। तब एक जियोटेक फोटो लेते थे हम और दूसरा जो आधार कार्ड था। लेकिन आज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, सबके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सबके पास मोबाइल में इस वक्त पड़े हैं। अब अफसोस इस बात का होता है कि आखिरकार पब्लिक की ऐसी कौन सी गलती है जिससे हमारी पब्लिक को आज सर्दी के मौसम में तमाम जितने ऑफिसर हजरात हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे जो चौकीदार साहब हैं उनके साथ दौड़ रहे हैं, तहसीलदार के पीछे दौड़ रहे हैं, बैंक के बाहर धक्के खा रहे हैं। आखिर हमारी पब्लिक को इतना सताया क्यों जा रहा है? मैं यहां से एलजी मनोज सिन्हा जी से भी गुजारिश करना चाहती हूं कि इतनी बार हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। यहां से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आखिरकार आपके पास हमारी बातें पहुंच नहीं रही हैं, या पहुंच रही हैं तो आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि किसी घर में ऐसा भी बंदा होता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जो अपनी बात बाहर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हम उनकी आवाज हैं। आपको हमारी आवाज सुनना आपका फर्ज बनता है। क्योंकि बड़ी देर के बाद चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहती हूं कि बड़ी दौड़ के बाद आप यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको पब्लिक ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन इस बहुत बड़े मैंडेट के पीछे छोटे छोटे मुद्दे भी हैं। जैसे छोटे छोटे मुद्दे आप के सामने आप समझते हैं कि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो पब्लिक के हैं, जो आज पब्लिक दौड़ में है, जो धक्के खा रही है,
इसके जिम्मेदार जिनको रिप्रेजेंटेटिव चुना है, ये उनके लिए बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। अगर धूप में, बारिश में, कोई भी मौसम हो, जब वोटिंग होती है तो हमारी पब्लिक जो है और हम सब लोग हैं, टाइम देखते हैं किस वक्त हमारी बारी आएगी और हम अपना वोट डालेंगे, और जब हमारा वोट पड़ जाएगा उसके बाद हम कैंडिडेट से अपने वोट का हिसाब लेंगे। मैं यहां से अपने तमाम कैंडिडेटों को यह कहना चाहती हूं कि आखिर आप लोगों से वोट लेके छुप क्यों गए? आपको सामने आना चाहिए और आपको पब्लिक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब जाके सचमुच में आपको लीडर माना जाएगा। क्योंकि आज अगर देखा जाए, पूरी चनाब वैली की बात करूं मैं, क्योंकि मैं ब्लॉकों की बात नहीं करूंगी, एक एक ब्लॉक को गिनते गिनते टाइम लगता है, इसलिए मैं पूरी चनाब वैली की बात करती हूं। और मैं चनाब वैली के तमाम लीडरों को पूछना चाहती हूं कि अगर आज हमारी पब्लिक दर पदर की ठोकरें खा रही है, इसके जिम्मेदार तमाम कैंडिडेट हैं, क्योंकि तमाम कैंडिडेटों को लोगों ने वोट दिया है और सपोर्ट की है। लेकिन आज अगर बारी लोगों की है तो कोई भी लोगों के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। इससे हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ जितने भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेरी बात चुभेगी और पिंच होगा, लेकिन मुझे कहना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि फोटोग्राफी करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। आप मजे लीजिए जीत के, जितने कैंडिडेट हमारे जीते हैं आप मजे लीजिए, लेकिन उस मजे के पीछे आपकी कितनी पब्लिक पिस रही है, कितनी दब रही है, कितने को सताया जा रहा है, आप इस बात को मत भूलिए। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको ताज पहनाया, लेकिन पब्लिक का हाथ भी उसमें है, जब तक पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती तब तक आपके सर पे ये ताज ना होता। इसलिए आपको उस पब्लिक को भूलना नहीं है। आज जो पब्लिक, चाहे मैं चिल्ली की बात करूं, चाहे मैं पिंगल की बात करूं, चाहे मैं जिक्यास की बात करूं, गुंदों की बात करूं, हड्डल मनो की बात करूं, कुटार की बात करूं, कहरा की बात करूं, बाथरी की बात करूं, चन्यास की बात करूं, जितने यहाँ के हमारे ठाठी की ब्लॉक है उसकी बात करूं, हमारे चाहे मैं बोंजवा की बात करूं, पतनाजी की बात करूं, इखवा की बात करूं, जितने भी एरियाज हैं हमारे, छात्रों की बात करूं, तमाम लोग आज इस दौड़ में चले हैं। खास करके मेरी गरीब अवाम जिनको मकान केस चाहिए, वो जो दौड़ रहे हैं, उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आज मैं उन रिप्रेजेंटेटिव से भी सवाल पूछना चाहती हूं कि जब आपको अपने वोट की जरूरत थी तब आपको तमाम एरियाज के लोग बिना बुलाए आपको मालूम थे, लेकिन आज आप इस गरीब आवाम का साथ क्यों छोड़ गए? आज अगर इनको आपकी जरूरत है, आपको इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैं यहां से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूं, क्योंकि हमने सुना आपने कैबिनेट में बैठ के आपने ये कहा था कि दफा 370 वापस लाएंगे, रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा वापस लाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि बताइए, आज जम्मू कश्मीर में एक कोहराम मचा है। कोहराम ये है कि एक गाइडलाइन है, आपको उसको चेंज करना है। आप इस गाइडलाइन को अगर चेंज नहीं कर पाए, मैं यहां से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल करती हूं कि अगर आप इस गाइडलाइन को सचमुच में चेंज नहीं कर पाए, बताइए पब्लिक आप पे रियासत का दर्जा जो आप वापस लाएंगे उस पे ट्रस्ट कैसे करेगी? क्योंकि एक छोटी सी गाइडलाइन है, उसको आपको तब्दील करना है और जितनी भी ये फॉर्मेलिटीज हैं इनको कम करना है और पब्लिक को राहत देनी है। अगर आप इसमें नाकाम हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप रियासत को वापस लाएंगे, 35A का दर्जा वापस लाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मुझे देख रहे होंगे, उनको आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इस बात से घबराती नहीं हूं, क्योंकि जो हमारी आज आवाम है, पूरी चनाब वैली की आवाम है, बड़ी मुश्किलातों में है। आगे से बर्फबारी का मौसम है, उन्होंने अपनी राशन, अपने बच्चों के लिए खर्चा जमा करना है, क्योंकि आगे से 6 मंथ ऐसे आने वाले हैं जिसमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे बर्फबारी में। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही माजरा है। यहाँ पे अगर हम तहसील के बाहर देखेंगे, कतारों के हिसाब से दुनिया खड़ी है। अगर हम बाजार में जाते हैं, वहां पे फोटो स्टेट की शॉपों पे कतारों के हिसाब से दुनिया खड़ी है। अगर हम बैंक में जाते हैं, वहां पे कतारों के हिसाब से दुनिया खड़ी है। मुझे बोंजवा से फोन आते हैं, मुझे पतनाजी से फोन आते हैं, मुझे जिक्यास से फोन आते हैं, गुंदा बलेसा से फोन आते हैं, तमाम जगहों से फोन आते हैं। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिनहाल से भी मुझे फोन आए थे।
तो मैं अब प्रधानमंत्री से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप तब भी पैसे देते थे, आज भी पैसे देंगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूं कि आप जो ये हमारी गरीब आवाम जो पस रही है इसको देखिए, इसके दुख दर्द को देखिए। आज अगर तमाम जितने भी हमारी बेरोजगार आवाम है जिनको कोई घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, ये इनकम सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, ये अपनी बैंक की एनओसी कहां से लाएंगे। आज अगर हमारी तमाम जितनी पब्लिक है ये दर पदर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन जिन हजरातों को मैंडेट यहां से हमारे पूरी चुनाव वैली से बन के एमपी बने हैं, तमाम उन लोगों का ये जो आज का रोना है उनका हक बनता है, उनका फर्ज बनता है आज इनके साथ खड़ा होना। क्योंकि अगर यहां से देखा जाए तो हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने उनके कानों तक ये बात पहुंचाई है, मगर मुझे लगता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात को इग्नोर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे एमएलएज इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमने गाइडलाइन के बारे में बात की है और गाइडलाइन में जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं तो वो कम होगी। तो मैं यहां से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जो ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम है, खास करके चुनाव वैली की बात करूं तो बड़ी गरीब आवाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के बिना हैं, उनको घर चाहिए। और बड़े सब्र के बाद आज अगर ये आवास प्लस जो निकला है तो ये आया है, तो बड़ी खुशी दौड़ उठी थी आवाम में कि अब हो सकता है जो फैमिली 3-3 4-4 एक घर में है उनके लिए कोई आशियाना बन जाए। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तो जो पहले एक जियोटैग के लिए फोटो जो घर का था उसका जियोटैग करना पड़ता था और आधार कार्ड था, लेकिन आज अगर बात करें तो मरकजी सरकार ने इसमें से भी कम करना था, लेकिन अब अगर पढ़ी जाती है वो पूरा पेज होता है। इस पेज पे जितनी फॉर्मेलिटियां लिखी हैं वो पूरी करनी है। मैं यहां से एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहूंगी और यहां से प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि जितनी हमारी गरीब आवाम ये ठोकरें खा रही हैं, आपका फर्ज बनता है। क्योंकि अगर डीसी सर की मैं बात करूं, अच्छे ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में आप एक कैंप लगा लीजिए, लेकिन कैंप लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब फॉर्मेलिटीज इतनी पूरी करनी है तो कैंप से मतलब कोई भी राहत नहीं मिल सकती हमारी पब्लिक को। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये मोदबाना गुजारिश करती हूं कि आप भी अपनी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाइए कि यहाँ की जो चुनाव वैली की आवाम है, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी, यहाँ की बहुत गरीब आवाम है, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि जब फॉर्मेलिटीज के लिए चलते रहेंगे तो दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये घर नहीं मिलेंगे। देखिए, एक बात पे अगर जो चुनाव वैली की आवाम है, एक बात पे फॉर्मेलिटीज वो दे सकते हैं, जो वो अगर सैंक्शन हो जाता है, जो मकान केस जब सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद वो फॉर्मेलिटीज अगर मांगेंगे वो तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करके देंगे, तब तक घर नहीं देना। लेकिन जब हो जाएगा सैंक्शन, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, अभी इतनी फॉर्मेलिटीज खास करके मेरी चुनाव वैली की आवाम को देना बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहती हूं, क्योंकि आप भी अपनी बात ऊपर रखिए हायर अथॉरिटी तक, हो सके आपकी बात मान जाए। क्योंकि बहुत सारी गरीब आवाम है जो कह भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती और सिर्फ तहसीलदार के पीछे दौड़ती है, बीडीओ के पीछे दौड़ती है, बैंक मैनेजर के पीछे दौड़ती है, चौकीदार के पीछे दौड़ती है, जितने भी यहाँ के नंबरदार हैं उनके पीछे दौड़ती है। आखिर हमें ये समझ नहीं आती कि जो हमारी गरीब आवाम है आखिर वो कहां तक दौड़ेगी और फिर उसकी दौड़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आज पानी की बात करें तो पानी की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा किल्लत है, खास करके चुनाव वैली में जितना भी एरिया है पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। मैं कल डोडा गई हुई थी, वहां पे मुझे 10-15 बंधु ने कहा कि मैम हमारे यहाँ कोई भी पानी नहीं है और कोई सुनवाई भी नहीं है। मैं यहाँ से उन रिप्रेजेंटेटिव को भी कहना चाहती हूँ, जिसने वोट दिया या न दिया, मगर जिम्मेदारी आपकी बनती है। और फिर लाइट की हाल तो आप तमाम हजरात देखते हैं कि लाइट कैसी मिलती है। बहुत सारी ऐसी मुश्किलातें हैं जिससे हमारी चुनाव वैली की आवाम जूझ रही है, मगर जितने भी ऊपर सत्ता पे बैठे हुए नेता हैं उनको टच से मस नहीं होता है, क्योंकि उनके घर आबाद हो गए, उनका अपना आप सेटल हो गया, जनता जाए बाहर में। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर फिर से उम्मीदें हैं आवाम से, तो आज आवाम के
पक्ष में खड़े हो जाइए और इंशाल्लाह आने वाले समय में आवाम आपके पक्ष में फिर से खड़ी हो जाएगी। इन्हीं अल्फाजों से रुखसत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।